नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं, जहां रीवा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को शुक्रवार के दिन वोटिंग की जाएगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 6 मई को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर रीवा में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि एफएसटी और एसएसटी टीम को फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग दे दी गई है। ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि टीमें पहले से सक्रिय और तैयार रहें, जिससे लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जा सके। चुनाव में मिलने वाली शिकायतों का निपटारा मौके पर जाकर किस तरह से करना है, इसकी जानकारी भी टीमों के सदस्यों को दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो, इसकी जवाबदारी एफएसटी और एसएसटी टीमों की होती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एसएसटी टीम चेकपोस्ट बनाकर चेकिंग का काम करती है। वहीं एफएसटी टीम अपने क्षेत्र में घूम घूम कर राजनीतिक दलों द्वारा जनता को प्रलोभन देने और धमकाने पर कार्रवाई करती है। साथ ही एफएसटी टीम कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करती है। इसलिए रीवा में एक विधानसभा में दोनों ही टीमों के 3-3 दल सक्रिय रहेंगे। सी विजिल ऐप से शिकायत दर्ज होने पर 5 मिनट में शिकायतकर्ता के मोबाइल पर इसकी सूचना आ जाएगी। फ्लाइंग स्क्वाड को 15 मिनट में निर्धारित स्थल पर पहुंचकर जांच करके 30 मिनट में प्रतिवेदन दर्ज करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार निर्धारित गतिविधियों और प्रचार सामग्री में ही इन्हें व्यय कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का व्यय अवैधानिक माना जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को मतगणना समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण देना भी अनिवार्य है। चुनाव खर्च की निगरानी के लिए जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर दल तैनात रहेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने जो तारीखें हैं उनकी उद्घोषणा कर दी है। रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए जो तारीख तय हुई है वो दूसरे फेज की है। जो टोटल लोकसभा निर्वाचन है वो 7 चरणों में पूरे देश में संपन्न होगा। उसमें रीवा का जो कार्यक्रम आया है वो दूसरे फेज का है। दूसरे फेज में अपनी जो तारीखें रहेंगी वो इस तरीके से रहेंगी, जिसमें गजट नोटिफिकेशन अपने यहाँ का 28 मार्च को रहेगा। नॉमिनेशन फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल रहेगी। स्क्रूटिनी की जो तारीख है वो 6 अप्रैल रहेगी और नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 8 अप्रैल रहेगी। अपने यहाँ दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 26 अप्रैल को होगी और काउंटिंग सभी के लिए 4 जून को होगी। 6 जून से पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। अपने यहाँ जो रीवा संसदीय क्षेत्र है वो रीवा जिला और मऊवन जिले की 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें आती हैं और दोनों जिलों की सभी जो विधानसभा सीट्स हैं वो एक अपनी संसदीय सीट में आती है रीवा में। तो इसमें जो कुल मतदाता हैं अपने यहाँ वो 18,50,000 हैं, जो भी हाल ही में अपना पब्लिकेशन हुआ था वोटर लिस्ट का। इसमें इस बार जो 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता हैं वो अपने यहाँ 50,000 नए मतदाताओं के नाम इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। इस बार जो पहले हम लोग 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को सीनियर सिटीजन मानते थे और जिनके लिए घर पर मतदान की व्यवस्था की गई थी, इस बार उस आयु सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है और उसको 85 वर्ष किया गया है। अपने यहाँ जो 85 वर्ष के मतदाता हैं वो पूरे जिले में 15,635 हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो अपने यहाँ 13,753 हैं। ये डेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रयास किया गया है कि जो अपनी मतदाता सूची है उसमें हर वर्ग के, हर आयु के लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व रहे। जिन्होंने भी 18 वर्ष से ऊपर की अपनी आयु पूरी कर ली है वो मतदाता सूची में रहें और अपना जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग कर सकें। अपनी इस बार की जो मतदाता सूची है विधानसभा निर्वाचन से लेकर के लोकसभा निर्वाचन तक, इसमें एक अच्छी चीज़ और एक पॉजिटिव साइन ये है कि अपने यहाँ जो 1000 पुरुषों पे महिला मतदाताओं की संख्या विधानसभा निर्वाचन से पहले 888 थी, वो लगातार बढ़कर के 915 हो गई है। आज की तारीख में 915 है। तो प्रति 1000 मतदाताओं पर अपने यहाँ लगभग 27 महिलाएं इस दौरान उन्होंने नए प्रति 1000 पुरुषों पे उन्होंने नए नाम जुड़वाए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है।
अपने यहाँ जो ईपी रेशियो है, ईपी रेशियो बेसिकली हमारे टोटल पॉपुलेशन में हमारे कितने मतदाता हैं इस संख्या को बताता है, जो अपने यहाँ 65% है और जो स्टेट एवरेज से अच्छा है। अपने जो टोटल मतदान केंद्र हैं पूरे 8 विधानसभाओं के मिला करके, जहाँ पर लोकसभा निर्वाचन के मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, वो 2000 से अधिक हैं। इसमें जो अर्बन एरिया में हमारे मतदान केंद्र हैं वो 328 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान केंद्र हैं वो लगभग 1686 हैं। मतदान की प्रक्रिया को लेकर के जो तैयारियां हैं, चूँकि हाल ही में हम लोगों ने विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए हैं, तो अपने यहाँ जो बेसिक तैयारियां हैं उनमें सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। सभी की एक राउंड की ट्रेनिंग हो गई है, जिसमें सभी को ये आइडिया है कि किस प्रकार के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं, किस तरीके के दायित्वों का संपादन उनको इस अवधि के दौरान, जो चुनाव की अवधि रहेगी, इसमें करना है। इसके अतिरिक्त अपने यहाँ सेक्टर ऑफिसर्स की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति भी की जा चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो गई है। सेक्टर ऑफिसर्स ने अपने अपने सेक्टर्स का विजिट कर लिया है। सेक्टर ऑफिसर्स चुनाव की पूरी प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहते हैं, क्योंकि वो चुनाव के बहुत पहले दिन से इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ते हैं और मतदान केंद्रों की अवसंरचना की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने से लेकर के मतदान के दिवस में टीम्स के पहुंचने की, ईवीएम्स के पहुंचने की, ईवीएम्स के रिप्लेसमेंट की, ईवीएम्स की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, हर प्रकार की छोटी से बड़ी जो मतदान केंद्र हमारा यूनिट है उसकी सभी व्यवस्थाएं हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट पर निर्भर करती है। इसीलिए उनके कई राउंड के जो ओरिएंटेशन है, कई राउंड के प्रशिक्षण हम लोग रखते हैं। उनके 2 राउंड के प्रशिक्षण हो चुके हैं और जो नॉर्म्स हैं एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग के, वो भी उन्होंने अपने 1 राउंड के कंप्लीट कर लिए हैं। जिले में ईवीएम की उपलब्धता, जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं, जितनी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट हमको लगने हैं, उतने जिले में पर्याप्त उसकी उपलब्धता है। और उनकी एफएलसी जो फर्स्ट लेवल चेक होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मशीनें हमारी भली प्रकार से काम कर रही हैं, ये काम भी अपने यहाँ संपन्न हो चुका है। और उसमें कई सारे जो आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने उस प्रक्रिया में भाग भी लिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लॉ एंड ऑर्डर और एमसीसी का सही तरीके से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सही तरीके से लगा है, उसका कहीं उल्लंघन ना हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया का। तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं, आज से ही, चूँकि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, अपने यहाँ संपत्ति विरूपण के दस्ते नगर निगम सीमा क्षेत्र में, सभी नगरीय निकायों में, सभी ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों में ये प्रक्रिया अपने यहाँ सभी जगह शुरू हो गई है। सभी एसडीएम्स और तहसीलदारों को ये ताकीद किया गया है कि जैसे निर्देश है 24 घंटे और 48 घंटे के संपत्ति विरूपण के, वो सभी कार्रवाई तय समय सीमा में सभी लोग पूरा कर लें। इसके अलावा जो रेस्ट हाउसेस को लेकर के, सर्किट हाउस को लेकर के निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के, उनके संबंध में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जितने भी अपने ऑफिस के कर्मचारी हैं, सभी जो ऑफिसर्स हैं, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनके डूज और डोंट्स क्या हैं, उनको कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, इसके भी निर्देश जारी हो चुके हैं। धारा 144 का जो आदेश होता है, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो सभी समेकित करते हुए धारा 144 भी आज से उसके भी आदेश हो चुके हैं, वो भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा चुनाव निष्पक्ष हो, फेयर हो, इसकी 2-3 तैयारियां हैं जिनको लेकर के हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो तैयारियां करनी थी, वो भी लगातार टीम उसमें काम कर रही है। चाहे वो बाउंड ओवर, ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया गया है जो मतदान के दौरान या मतदान की किसी भी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों का चिन्हांकन करके उनको बाउंड ओवर करने की कार्रवाई की जा रही है। जो ऐसे आदतन अपराधी हैं उनका भी चिन्हांकन किया गया है। ऐसे लोगों को जिला बदल भी किया जा रहा है, जो कि अपने यहाँ कलेक्टर मैडम ने बताया 26 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव है और लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में कई बिंदुओं पे इसमें काम चालू हो चुका है। पहली चीज़ है कि जो हम प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ करते हैं, ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ बाउंड ओवर करना, जिला बदल करना, उसके साथ साथ जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं उनके खिलाफ हम बाउंड ओवर की कार्रवाई इसमें स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं उसमें है कि जो नाके हैं हमारे अंतर्राज्यीय हैं, क्योंकि हमारा सीमा क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है, तो वहाँ पे अंतर्राज्यीय नाकों पे हमारी चेक पोस्ट लगेंगी। इसके साथ साथ अंतर जिले चेक पोस्ट भी हम समय समय पे उसको एक्टिवेट करते जाएंगे। और उसके अलावा कहीं पे भी किसी प्रकार से अगर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो उसके लिए हमारे
SST टीम जो होती है, स्टैटिक सर्विलांस टीम, जिसमें एक मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम रहती है, उसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी जो हमारी रहेंगी, जिसमें भी मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम रहेगी, वो भी लगातार भ्रमण और या फिर स्थैतिक निगरानी वो करेंगे। और कहीं पे भी किसी प्रकार से अवैध तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जाएगा तो उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ जितने भी हमारे ऐसे मतदाता हैं जो संभावित प्रभावित हो सकते हैं, तो उस केस में भी ऐसे लोगों को जो उनको प्रभावित कर रहे हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी जितने हम मतदान केंद्र पे हैं जो आवश्यक बल लगाया जाएगा, साथ साथ कई मतदान केंद्रों को कैमरा, CCTV और वेबकास्टिंग से भी कवर किया जाएगा। तो ये सारी पूरी एक पूर्ण रूपेण इसमें व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसे विधानसभा चुनाव पूरी तरह से शांति और फ्री एंड फेयर कराए गए थे, वैसे इसको भी कराया जाएगा। संवेदनशील और अति संवेदनशीलों में क्या कैसी चुनौती रहेंगी, कैसे इसको बनाएंगे? संवेदनशील और अति संवेदनशील को चिन्हित किया गया है। संवेदनशील जो भी मतदान केंद्र है वहाँ पे एक्स्ट्रा बल भी रहेगा, जो CAPF हमको मिलता है या बाहर से बल मिलता है, उसका एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इन संवेदनशील मतदान केंद्रों पे रहता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल माध्यम से भी उसका कवरेज रहेगा, या तो वीडियो कैमरा होंगे या CCTV ऑपरेटर होगा, और या फिर वहाँ पे वेबकास्टिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें लगाई जाएंगी ताकि इस प्रकार के मतदान केंद्रों को कवर किया जा सके और सारी गतिविधियों पे निगाह रखी जा सके वहाँ पे। ऐसा कहाँ से बल आया है और कितना बल आया है? अभी बल अलॉटमेंट जारी है, और जो पिछली बार का अंदेशा है कि इस बार हमारे पास भी 14-15 कंपनियों का अलॉटमेंट होगा।